ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको पढ़ना है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट ये 5th नंबर का आपका प्लांट हार्मोन है। ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो दिख रहा है ना स्क्रीन में? यस सर। रेड मार्क है वो दिख रहा है ना? नहीं क्योंकि नहीं, ये रेड मार्क नहीं दिख रहा है। हाँ, ये इसमें ना विंडो शेयर करो तो नहीं दिखता है। अभी जो रेड पेन से जो मार्क है वो नहीं दिख रहा ना? वैसे हम्म, क्या नहीं दिख रहा है? अभी तो से क्लियर नहीं है। एब्सिसिक एसिड के ऊपर मैंने अभी एक डब्बा बनाया, वो डब्बा दिख रहा है क्या? येलो कलर का वो हम्म, पहले से हाईलाइटेड है वही। और ऐसे जो रेड रेड मार्कर से मैं वो क्या मार्क किया वो नहीं दिख रहा है ना? सर नहीं दिख रहा है वो तो। हाँ, उसको स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा। ठीक। ठीक है, अब दिख रहा है? यस सर, अभी दिख रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हाँ। अब आज हमको पढ़ना है एब्सिसिक एसिड, है ना? तो एब्सिसिक एसिड है आपका क्या, ये स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, कुछ कुछ अभी इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर बायोसिंथेसिस, उसके बाद इसका सिग्नलिंग छोटा सा है, उसको जल्दी से देख के आज खत्म कर देंगे। ठीक है, एब्सिसिक एसिड को आपको नॉर्मली क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेसिकली आपके स्ट्रेस कंडीशन में, प्लांट के लिए स्ट्रेस कंडीशन कैसा है? जब भी किसी प्लांट को कोई वाटर की कमी हो जाए, ठीक है, वाटर पोटेंशियल कम हो, वाटर का लेवल कम हो, ठीक है, उसके लिए कोई मिनरल्स जो है वो कम हो, या कोई लाइट इंटेंसिटी कम हो, ठीक है, तो इस टाइप का जो आपका वाटर स्ट्रेस कंडीशन आता है, या दूसरे जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन आएंगे, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका स्ट्रेस कंडीशन कहलाएगा, और उसी समय आपका एब्सिसिक एसिड जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो स्ट्रेस हार्मोन जो है वो आपका एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है ना? तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखो, इसमें सबसे कुछ कुछ चीज़ जैसे ये बातें हैं। एब्सिसिक एसिड को पहले जनरली क्या बोला जाता था? जो जब सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, तो इसको एब्सिसिन 2 बोला जाता था। ठीक है, एब्सिसिन 2 के नाम से इसको स्टडी किया गया था। बाद में इसको जो है डॉर्मिन कहा गया। ये नाम याद रखना, कभी कभी पूछ देता है। डॉर्मिन, ठीक है, क्यों डॉर्मिन कहा गया? क्योंकि ये किसको इंड्यूस कर रहा था? डॉर्मेंसी इंड्यूसिंग फैक्टर था। ठीक है, साइंटिस्टों ने इसमें गॉसियम हिर्सुटा, मतलब एक है आपका कॉटन, ठीक है, कॉटन जो होता है कपास, उसमें स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि इसमें डॉर्मेंट कंडीशन आ रहा था। ठीक है, और जब उस कंपाउंड को उन्होंने आइसोलेट किया तो उस कंपाउंड को उन्होंने क्या नाम दिया? डॉर्मिन नाम दिया, क्योंकि वो डॉर्मेंसी क्रिएट कर रहा था। ठीक है, और बाद में जो है इसका जो स्ट्रक्चर जो था ना, वो एप्सिसिन 2 जो स्टडी होकर पहले से पता था उसके से सेम सिमिलर था, और बाद में फिर इसको क्या नाम दिया गया? एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया। ठीक है, तो अभी हम जो है इसको एब्सिसिक एसिड के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो एप्सिसिन 2, उसके बाद डॉर्मिन, ठीक है, और बाद में फिर एब्सिसिक एसिड, ये सब जो है एब्सिसिक एसिड की जर्नी है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो इनिशियल स्टडी है जनरली आपका गॉसियम कॉटन में ही हुआ था शुरू शुरू में। ठीक है, और दूसरा एक हार्वेस्ट का जो आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, आप मतलब कैसे इसको पता करें कि आपका एब्सिसिक एसिड है? तो उसका जो कंपाउंड है उसको हम जनरली जो है क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, आपके बुक में दिया है, कभी कभी आ जाता है। जितने बहुत सारे जो केमिकल कंपाउंड है उसको हम HPLC और गैस क्रोमेटोग्राफी से स्टडी करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, HPLC क्या होता है और ये पढ़ा, गैस क्रोमेटोग्राफी?
टेक्निक में जब जाएंगे तो टेक्निक में आपको पढ़ा देंगे कभी, ठीक है, तो उसको याद रखना। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जो है बहुत सारी टेक्निक्स आती है, आप पेपर से स्टार्ट करके HPLC, LC-MS, गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, बहुत सारी आती है। उसमें जो है HPLC और गैस क्रोमेटोग्राफी जो है आपका एब्सिसिक एसिड का जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो ट्रांसलोकेशन होता है जनरली आपका वेस्कुलर टिश्यू में होता है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू में भी किस में, जाइलम एंड फ्लोएम में। ये आपको याद रखना है कि एब्सिसिक एसिड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम में होता है जनरली, ठीक है। और ये आपका एक 50 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो 50 कार्बन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सेस्क्विटरपीन बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड आपका एक 15 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जाइलम फ्लोएम और कुछ कभी कभी जो है ये पैरेन्काइमल सेल से भी होता है, बट मेन आपको वेस्कुलर टिश्यू याद रखना है, उसी से ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखो ये 15 कार्बन कंपाउंड अभी हमने देखा है ना, आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये AB का स्ट्रक्चर है ना, इसमें नंबरिंग भी दिया हुआ है। आपको बस में ये याद रखना कि ये जनरली आपका S वाला है, R वाला है, इसको हम S और R को क्या बोलते हैं, आपने वो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। डेक्स्ट्रोरोटरी और लियोरेटरी वाला वही वाला फंडा है इसमें। और ये आपका एक दूसरे के एनाइशियोमर होते हैं, ठीक है, एंशियोमर होते हैं। एंशियोमर मतलब आपको पता है ना, किसी को पता है एंशियोमर क्या होता है, ये लिखा हुआ है। यस सर, जिसका फॉर्मूला सिमिलर होता है। हाँ, मतलब उसको टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं मिरर इमेज जो है वो होता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम मिरर रख देंगे ना, तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो सेम सेम दिखता है। आप देख लो ये स्ट्रक्चर भी, यहाँ पर भी डबल, वो ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है और इधर भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। ये जो किरैल कार्बन होता है ना आपका 4 कार्बन, तो उसको आप जो मिरर इमेज में आप देखेंगे तो वो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो सुपर इम्पोज नहीं होता, उसको हम अब एनाइशियोमर बोलते हैं, ठीक है, एंशियोमर बोलते हैं, एंशियोमर, ठीक है। तो ये उसका अलग अलग डेरिवेटिव है। तो बस स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 15 कार्बन कंपाउंड वाला है और आपका ये ट्रांस अलग अलग फॉर्म में रहता है, ठीक है। S फॉर जो होता है आपका काउंटर क्लॉकवाइज होता है और R फॉर जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, वो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इससे आपको पूछेगा भी नहीं। तो बस आपको ये याद रखना, ये 15 कार्बन कंपाउंड वाला होता है, ठीक है। एंड और कुछ खास बात है इसमें, हाँ ये याद रख लेना कि कार्बन 2 जो होता है ना वो डिपेंड, सीस एंड ट्रांसफॉर्म जो है वो कौन सा आइसोलेट वो करता है, डिटरमाइन करता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 2, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका 2 नंबर, ठीक है। तो ये कार्बन 2 पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, वही डिसाइड करता है कि वो सिस वाला फॉर्म होगा कि ट्रांस वाला फॉर्म होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये आपका चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है बस ना। उसके बाद जो मेन पॉइंट है जहां से आपका जनरली क्वेश्चन आएगा वो आपका है बायोसिंथेसिस, ठीक है। तो बायोसिंथेसिस देख लेते हैं ना, बुक में इसका बहुत स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, तो मैंने एक ओवरफ्लो जो मेन मेन नाम है और कहाँ होता है उसका मैंने एक फ्लो डायग्राम बना दिया है, ठीक है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ ABA, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, वेस्कुलर सिंथेसिस आपका इसका होता है, वेस्कुलर टिश्यू ऑफ, वेस्कुलर सिंथेसिस ऑफ लिप्स में होता है, ठीक है। यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है। तो वेस्कुलर टिश्यू ऑफ लिप्स, ठीक है, पत्तियों के जो है वेस्कुलर टिश्यू उसमें जनरली ये होता है। और कौन से पाथवे से होता है, प्रीनोइड पाथवे से होता है, ठीक है, आइसोप्रीनोइड पाथवे, ठीक है। तो आइसोप्रीनोइड में कौन सा आता है, IPP, है ना। तो इसमें भी आपका IPP ही आएगा, जैसे जिब्रेलिक एसिड का आ रहा था वैसे ही बायोसिंथेसिस, ABA का जो बायोसिंथेसिस होता है वो आपका IPP से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आइसोप्रीनोइड पाथवे ही फॉलो करता है। तो एक एक करके देखते हैं। तो IPP जो है वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, जियाजेंथीन में, ठीक है। जियाजेंथीन आपका कन्वर्ट होता है किस में, वायोलाजेंथीन में, ठीक है, वायोलाजेंथीन। और वायोलाजेंथीन आपका कन्वर्ट होगा नियोजेंथीन, ठीक है। तो ये आपका नियोजेंथीन बनाएगा। तो IPP से नियोजेंथीन का जो आपका सिंथेसिस है वो कहाँ होता है, प्लास्टिड में होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें 2 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, पहला प्लास्टिड होता है और दूसरा साइटोसोल, ठीक है। तो IPP से जो नियोजेंथीन तक का सिंथेसिस है वो IP आपका प्लास्टिड में होता है। उसके बाद जो नियोजेंथीन है, ठीक है, और नियोजेंथीन से जेंथोऑक्सिन, ठीक है,
जैंथोऑक्सिन, और जैंथोऑक्सिन से एबी एल्डिहाइड, और एबी एल्डिहाइड से आपका क्या बनता है लास्ट में, एबीए बनता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट के 3 स्टेप्स हैं, जैंथोऑक्सिन से लेकर एबीए, ये जो होता है, ये इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, आपका साइटोसोल में होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि एबी का सिंथेसिस जो होता है, फाइनल सिंथेसिस साइटोसोल में होता है, और प्रोसेस स्टार्ट जो होता है वो प्लास्टिड में होता है। ठीक है, आईपीपी से नियोजैंथिन तक प्लास्टिड में होता है, और जैंथोऑक्सिन से एबीए तक आपका कहाँ से होता है, साइटोसोल में होता है। ठीक है, अब इसमें आपको 2 मेन एंजाइम याद रखना है। पहला आपका जियाजेंथिन इपॉक्सीडेज, जिसको हम शॉर्ट में जैप बोलते हैं। तो ये जैप कहाँ आता है, जियाजेंथिन और वाइलोजेंथिन के बीच में। ठीक है, तो जब जियाजेंथिन को वाइलोजेंथिन में कन्वर्ट करना होता है तब आपका ये जैप एंजाइम आता है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, जियाजेंथिन इपॉक्सीडेज। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो एंजाइम आता है वो आपका आता है एनसीईडी। ठीक है, 9,6 इपॉक्सी कैटोनाइड डिऑक्सीजिनेज। ठीक है, कैटोनाइड डिऑक्सीजिनेज। तो ये जो एंजाइम है वो आपका नियोजेंथिन से जैंथोऑक्सिन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो नियोजेंथिन से जैंथोऑक्सिन जब बनेगा तभी आपका एबी एल्डिहाइड बनेगा, और फिर लास्ट में आपका एबीए बनेगा। समझ आ रहा है? तो एक सिंपल फ्लो चार्ट है आइसोप्रेनाइड पाथवे का, जिससे एब्सिसिक एसिड बनता है। ठीक है, इसमें एक चीज और, इसमें यहाँ पर कुछ कुछ जैसे आईपीपी से जो जियाजेंथिन बनता है ना, तो यहाँ पर एक और आपका इंटरमीडिएट्स है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन भी जो है वो इसी पाथवे में आता है। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग बैक्टीरिया या फंगस में जो है वो, कुछ कुछ प्लांट में जो है वो अलग अलग वेरी करता है, इसलिए उसको हम जनरली नहीं पढ़ेंगे। तो जो स्टैंडर्ड पाथवे है वो यही वाला है। ठीक है, आईपीपी से जियाजेंथिन, वाइलोजेंथिन, नियोजेंथिन, जैंथोऑक्सिन, एबीए एल्डिहाइड, एंड लास्ट में आपका एबीए। समझ आ रहा है? इतना ही आपको पाथवे में याद रखना है। ठीक है, यस सर। इसी में देखो ये मैंने डायग्राम भी डाल दिया है, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो इसमें आपको डायग्राम ऐसे इसको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट जो अभी हमने पढ़ा आईपीपी। उसके बाद ये देखो ये इंटरमीडिएट आ गया, फ्रेनान फ्रेनेंसिल डाइफॉस्फेट सी, ये भी आपका कार्बन 15 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद ये जियाजेंथिन आ गया, ये सीधा 14 कार्बन कंपाउंड है जियाजेंथिन जो है ना वो। यहाँ पर बीच में और भी इंटरमीडिएट्स है। ठीक है, जैसे जिब्रेलिक एसिड में बार बार आईपीपी आईपीपी जुड़ जुड़ के बन रहा था ना, वैसे इसमें भी जो है आईपीपी आईपीपी जुड़ जुड़ के क्या बनाएगा, जियाजेंथिन बनाएगा, जो कि आपका एक 14 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, फिर वाइलोजेंथिन बन रहा है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में कुछ कुछ चेंज होते जा रहा है बस। फिर आपका नियोजेंथिन बन रहा है। फिर देखो ये एनसीडी आ गया, यहाँ पर एनसीडी। उसके बाद आपका लास्ट में जैंथोऑक्सोल बना। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आपका एबीएल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो एबीएल्डिहाइड है वो, इसके बाद ये एबीएल्डिहाइड जो है इधर आया है। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम बहुत लंबा था तो मैंने सिर्फ क्रॉप करके लगाया है, ये जा रहा है। ठीक है, एबीएल्डिहाइड क्या बनाता है, यहाँ पर देख सकता है एब्सिसिक एसिड, 15 कार्बन कंपाउंड का एब्सिसिक एसिड। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ मॉडिफिकेशन ऑक्सीडेशन होता है तो अलग अलग कंपाउंड बनता है, डीपीए बनता है, पेसेलिक एसिड बनता है, और आपका कुछ इसमें ग्लूकोज अगर मॉलिक्यूल लग जाएगा तो ए बी ए बीटा ग्लूकोज एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो उसको हमको ध्यान नहीं देना है, हमको बस इतना ही याद रखना है। आईपीपी, इसको याद कर सकते हैं, कुछ इंटरमीडिएट्स है, फ्रेंसाइल डाइफॉस्फेट है। ठीक है, जियाजेंथिन, वाइलोजेंथिन, नियोजेंथिन, जेंथोक्सोल, एल्डिहाइड, और आपका लास्ट में एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, डायग्राम को कोई ध्यान देना नहीं है आपको, क्योंकि डायग्राम से वो कोई पूछेगा भी नहीं, आपको बस जो जो कंपाउंड बनता है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका एब्सिसिक एसिड का बायोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ एबीए। ठीक है, एब्सिसिक एसिड का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपका स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जहाँ भी स्ट्रेस हार्मोन आया अभी हम वहाँ भी पढ़ेंगे, जब आप स्ट्रेस, फिर आपके इसके बाद जो चैप्टर जो है ना वो स्ट्रेस फिजियोलॉजी है, उस पर हम कौन कौन सा स्ट्रेस होता है जब पढ़ेंगे ना,
उसमें भी आपका एब्सिसिक एसिड आएगा। तो उस समय इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे कि कौन से स्ट्रेस में जो है आपका एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है। दूसरा, इनहिबिट स्टेपल स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, तो देखो इसको समझो आप। इनहिबिट स्टोमेटल ओपनिंग क्या मतलब, क्या करता है ये स्टोमेटा का जो ओपनिंग है ना, उसको ये इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या आप भी समझ सकते हैं। जैसे अब वाटर जो है ना, आपका वाटर की कमी है, कोई भी प्लांट है वहां पर वाटर की कमी है। ठीक है, तो अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो वाटर का लॉस होता जाएगा। समझ आ रहा है? तो अगर वहां पर उस एरिया में अगर वाटर का कमी है तो एब्सिसिक एसिड जो है वो इंड्यूस होगा। समझ आ रहा है? एब्सिसिक एसिड बनता है ताकि प्लांट को जो है वो वाटर का लॉस ना हो। ठीक है, और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, स्टोमेटा को ओपन कर देगा। स्टोमेटा को ओपन करेगा तो वाटर का लॉस नहीं होगा। समझ आ रहा है? और प्लांट जो है वो स्ट्रेस कंडीशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएगा, मेंटेन कर पाएगा। तो इस प्रकार से लॉजिक है, आपको समझना है कि क्यों जो है एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस में प्रोड्यूस होता है और स्ट्रेस में प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो एक फंक्शन आपका ये है कि वो स्टोमेटा को क्या करता है, इनिबिट करता है। नेक्स्ट आपका सीड डोरमेंसी। ठीक है, सीड डोरमेंसी हमने पढ़ा था, ये इनिबिट करता है। ये जस्ट वहां भी हमने देखा था जिब्रेलिक एसिड में कि जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट कौन है, एब्सिसिक एसिड है। क्योंकि जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, सीड जर्मिनेशन कराता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सीड डोरमेंसी करता है। मतलब ये डोरमेंसी को क्रिएट करता है, सीड को जो है वो ड्राई स्टेज में ले जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसको आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। अब इसमें भी आप समझ सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन में क्या क्या जरूरत था। कुछ एंजाइम आते हैं, हाइड्रोटिक एंजाइम होते हैं, है ना, वो एल्यूरोन लेयर को ब्रेक करते हैं, उसके बाद सीड का जर्मिनेशन होता है। वो जिबरेलिक एसिड का फंक्शन था। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, जस्ट उसका अपोजिट करेगा। वो क्या करेगा, जो हाइड्रोटिक हाइड्रोटिक एंजाइम है उसको वो स्टॉप करेगा, ब्लॉक करेगा, और उसके बाद उसको जो है वो डोर्मेंट स्टेज में ले जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार आपको समझना है। इसके अलावा और भी फंक्शन है, प्रमोट लीफ सेनेसेंस। ठीक है, लीफ में जो है ये आपका लीफ सेनेसेंस को इंड्यूस करता है। ठीक है, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का भी ऐसा फंक्शन है हमने देखा है, लेकिन यहाँ एब्सिसिक एसिड जो है वो इथाइलिन के बिना भी जो है वो लीफ लीफ सेनेसेंस को प्रमोट करता है। ठीक है, उसके अलावा आपका प्रमोट रूट ग्रोथ एंड इनहिबिट शूट ग्रोथ एट लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, देखो इसको भी समझो, वाटर का लेवल कम है। ठीक है, तो क्या करता है, एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होगा क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन है। तो स्ट्रेस कंडीशन में क्या करेगा, रूट के ग्रोथ को जो है क्या करेगा, प्रमोट करेगा। समझ आ रहा है? ताकि जो रूट है प्लांट का वो जो है सॉइल में जो है वो डीप में जाके वाटर को जो है ले सके। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कॉन्सेप्ट को समझो कैसा फिनोमिना है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और वो क्या कर रहा है, जहां पर वाटर की कमी हो जा रही है, या तो वो स्टोमेटा को ओपन क्लोज करेगा ताकि वाटर लॉस ना हो, और दूसरी तरफ क्या करेगा, रूट को ग्रोथ को बढ़ाएगा ताकि जो है वो रूट जो है सॉइल में और नीचे जाके वाटर को जो है वो ट्रैप कर सके। समझ आ रहा है? और इसके जस्ट अपोजिट वो क्या करता है, शूट के ग्रोथ को इनिबिट करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, शूट ग्रोथ को इनिबिट करता है। इसके अलावा एक्यूमुलेट इन डोरमेंट बर्ड्स, जो डोरमेंट बर्ड्स होते हैं उसमें ये ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, प्रमोट डेसिकेशन टॉलरेंस इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में भी ये आपका डेसिकेशन मतलब वही डोरमेंट कंडीशन को, मतलब ड्राई कंडीशन को क्या करते हैं ये टॉलरेंट करते हैं। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जिबिट विवी पेरी, ये क्वेश्चन एक बार आया है, अभी शायद 18 या 19 में आया था। एग्जिबिट विवी पेरी मतलब ये विवी पेरी में जो है उसको शो करता है। विवी पेरी का मतलब क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन द फ्रूट वाइल स्टिल अटैच टू द प्लांट। समझ आ रहा है? ये लाइन याद रखना, कभी कभी विवी पेरी जो है वो पूछता है, जब सीड का जर्मिनेशन जो है वो प्लांट से अटैच है और उसी समय हो जाए, ठीक है, उसी को विवी पेरी बोलते हैं, है ना। तो जो ये आपका एब्सिसिक एसिड जो होता है वो विवी पेरी को एग्जिबिट करता है, मतलब विवी पेरी को वो शो करता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि कौन सा प्लांट हार्मोन जो है वो विवी पेरी को जो है शो करता है या सपोर्ट करता है। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो विवी पेरी को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा एबीए क्या इंक्रीज करेगा, साइटोसोलिक कैल्शियम आयन। ठीक है, साइटोसोलिक पीएच को इंक्रीज करेगा और डीपोलराइज द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करता है। ठीक है, इसी को अभी हम डिटेल में देखेंगे, ये सिग्नलिंग का ही पार्ट है। तो आपको याद रखना है
एब्सिसिक एसिड जो है वो कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है, साइटोसोल का पीएच को बढ़ाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करता है। ठीक है, और एक और यहाँ पर है, जैसे ये वाला मैंने हाईलाइट करके डाला है, ये भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को, एनओ को। ठीक है, ये आपका एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, गार्ड सेल में, कहाँ पर, आपका स्टोमेटा के गार्ड सेल में, जो कि क्या करेगा, इंड्यूस करेगा स्टोमेटा क्लोजर इन द CDPR इंडिपेंडेंट मैनर। समझ आ रहा है? स्टोमेटा क्लोज करने का एक और मैकेनिज्म है, एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, उसको स्टोमेटा के गार्ड सेल में सिंथेसाइज कराएगा ताकि वो स्टोमेटा को क्लोज कर सके। समझ आ रहा है? तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में वही देखते हैं कि कैसे जो है स्टोमेटा जो है वो क्लोज होता है एब्सिसिक एसिड के प्रेजेंट। ठीक है, तो वो सिग्नलिंग का भी पार्ट है और इसका फंक्शन भी है। तो एब्सिसिक एसिड से आपको इतने सारे फंक्शन याद करना है, इससे आपके क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, 8 या 9 फंक्शन है। तो ये आपका है सिग्नलिंग। ठीक है, तो ABA सिग्नलिंग एंड स्टोमेटा क्लोजिंग। ठीक है, तो ABA सिग्नलिंग में आपको मेन जो पढ़ना है, स्टोमेटा क्लोजिंग को ही पढ़ना है कि कैसे एब्सिसिक एसिड आता है तो स्टोमेटा क्लोजिंग करवाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। यही वाला पॉइंट है सब, 1 से लेकर 9 तक है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जो जो समझा रहा हूँ वही वही इसमें लिखा हुआ है। तो ये वाला पॉइंट को आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, तो यहाँ पर दो पाथवे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि एब्सिसिक एसिड से स्टोमेटा का क्लोजिंग कैसे होता है। ठीक है, तो ये एब्सिसिक एसिड का सिग्नलिंग पाथवे है। तो एक पाथवे आपका है ये रॉस पाथवे। ठीक है, रॉस मतलब क्या हुआ, रिएक्टिव ऑक्सीजन पाथवे। ठीक है, इसको दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। दूसरा पाथ है आपका है IP3। ठीक है, और CADPR पाथवे, अभी हमने ऊपर देखा। तो ये साइक्लिक एडिनो, आपका ये फॉस्फेट जो है, शुगर वाला फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइक्लिक ADP रोज। ठीक है, ADP राइबोज जो है वो वाला पाथवे है। तो ये दो पाथवे जो है जनरली फॉलो होता है एब्सिसिक एसिड के सिग्नल में। ठीक है, अब देखो होना क्या है, आपने स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें जो पोटेशियम आयन है, ठीक है, वो क्या होता है आपका अंदर बाहर। ठीक है, इफ्लक्स होता है और इनफ्लक्स होता है, वो आपको यह पता होगा। ठीक है, पोटेशियम आयन के बारे में जब स्टोमेटा ओपन होता है ना। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये जो AB है यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, ABA बाइंड्स टू इट रिसेप्टर। समझ आ रहा है? ABA जो अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, यहाँ पर बाइंड किया है। ठीक है, सेकंड पोजीशन में क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो सेकंड नंबर ये लिखा हुआ है, क्या जनरेट कर रहा है, जनरेट रॉस। रॉस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, सेकंड पोजीशन आप देख सकते हैं, ABA induce the formation of reactive oxygen species which activate the plasma membrane calcium ion channel। समझ आ रहा है? जैसे ही ABA बाइंड करता है रिसेप्टर से, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को जनरेट करता है। समझ आ रहा है? ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करता है, ये जो कैल्शियम आयन चैनल है, ठीक है, मेम्ब्रेन पे ये जो चैनल है वो उसको एक्टिव करता है और कैल्शियम आयन को अंदर कर देता है, इनफ्लक्स आन कर देता है। ठीक है, मतलब कैल्शियम जो है वो अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पे कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम आयन। ठीक है, अब कैल्शियम आयन भी क्या करता है, देखो यहाँ फोर्थ पॉइंट देख सकते हो आप। यहाँ पर देख सकते हैं ABA, थर्ड पॉइंट पहले देख लो, ABA इंक्रीज द लेवल ऑफ साइक्लिक ADP राइबोस। अब ये सेकंड पाथ में भी इधर साथ में दिखाया हुआ, तो ये थर्ड पोजीशन आप देख सकते हो, सेकंड का थर्ड पोजीशन ये है। ठीक है, तो अगर पहला पाथवे फॉलो हो रहा है तो रॉस जनरेट होगा, और दूसरा वाला पाथवे इधर वाला फॉलो हो रहा है तो क्या जनरेट होगा, साइक्लिक ADP राइबोस और IP3। ठीक है, दोनों का सेम काम है, दोनों क्या करेंगे, कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ाएंगे। समझ आ रहा है? जनरली साइटोसोल में आपको ये बढ़ाते हैं, ये दिख रहा है दोनों तरफ कैल्शियम आयन का लेवल ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब कैल्शियम आयन करता क्या है, द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन इनिशिएट द इंटरसेल कैल्शियम, प्रमोट द फर्दर रिलीज ऑफ कैल्शियम इन द वैक्यूल। ठीक है, तो धीरे धीरे ये वैक्यूल में भी जो कैल्शियम आयन रहता है उसको भी यहाँ पर भी वो रिलीज करना शुरू कर देता है। देख लो ये वैक्यूल में जो है यहाँ पर कैल्शियम आयन दोनों तरफ देख सकते हो, यहाँ पर दोनों डायग्राम में कैल्शियम आयन है, वो धीरे धीरे आपका बाहर आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन का लेवल जो है कहाँ, साइटोसोल में धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, कैल्शियम, जैसे कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ गया, ये क्या कर रहा है, ब्लॉक द पोटेशियम प्लस आयन चैनल। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक कर देता है। फिफ्थ पॉइंट को आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो फिफ्थ लिखा भी है और इनिबिशन का सिंबल दिया है, जो पोटेशियम जो अंदर आ रहा है उसको इनिबिट कर रहा है। कौन कर रहा है, कैल्शियम आयन, है ना। तो ये आपका इनिबिटन का सिंबल है, यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी इनिबिशन का सिंबल रखा हुआ है।
एडीपी वाले को ब्लॉक कर रहा है इधर, ठीक है, और पीएच को भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी इसको जो है पीएच जो इंक्रीज होता है ना, तो वो भी आपका एटीपी चैनल को क्या करता है, ब्लॉक करता है। समझ आ रहा है? तो आपके क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा कि कैल्शियम आयन इंक्रीज हो रहा है तो पोटेशियम आयन जो है वो ब्लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसा आपको समझना है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जैसे ही इंट्रासेल्युलर कैल्शियम आयन बढ़ता है, पोटेशियम आयन, ठीक है, के प्लस आयन चैनल जो है वो ब्लॉक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद छठवा क्या करता है, जैसे ही आपका राइज इन द इंट्रासेलुलर कैल्शियम प्रमोट द ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन आउट। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लोराइड आयन भी जो है वो रिलीज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैक्यूल के अंदर बना हुआ है क्लोराइड आयन Cl-, तो ये क्लोराइड जो है वो बाहर आ जाता है। समझ आ रहा है? तो क्लोराइड आयन बाहर आता है और क्या करता है, कॉजिंग द मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन। ये जो क्लोराइड आयन है वही मेम्ब्रेन को डिपोलराइज्ड करता है। ठीक है, आपने कहीं पढ़ा होगा उसमें, न्यूरॉन्स वाले में कहीं पढ़ा होगा एनिमल फिजियोलॉजी में, कि आपका न्यूरॉन्स भी जब पोलराइज एंड डिपोलराइज नहीं होता, प्लस और माइनस वाला, तो वैसे जितना ज्यादा आपका इसमें क्लोराइड आयन रहेगा, आपका मेम्ब्रेन जो है वो डिपोलराइज हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो उसमें जो आयंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन से क्लोराइड आयंस भी जो है वो रिलीज हो रहे हैं, और ये क्लोराइड आयन क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन को डिपोलराइज करेगा। समझ आ रहा है? अब सेवन पॉइंट आप देख सकते हैं, सेवन पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप इज इनहिबिटेड बाय द एबीए इंड्यूस इंक्रीज इन द साइटोसोलिक कैल्शियम पीएच। ठीक है, सेवन पॉइंट कहाँ है आप देख लो दोनों तरफ। एक सेवन पॉइंट आपका इधर है यहाँ पर एबीपीए वाला, तो ये क्या कर रहा है, साइटोसोलिक पीएच बढ़ने से ये जो आपका प्रोटॉन पंप है, ठीक है, H प्लस वाला ये प्रोटॉन पंप है ना, एटीपी से एडीपी कर रहा है, प्रोटॉन को बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर इनिबिशन का सिंबल है। ठीक है, तो आपका ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, आठवें में क्या होगा, मेम्ब्रेन डिप्लोराइज एक्टिवेट द कैल्शियम आयन 2+ चैनल। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन जो डिप्लोराइज हुआ है वो कैल्शियम आयन चैनल को क्या करेगा, आउट भेज दे। ये देखो यहाँ पर आपका क्लोराइड आयन है, ये आठवां नंबर, एक ये वाला आठवां नंबर है। ठीक है, तो ये क्लोराइड आयन जो है यहाँ से बाहर आ रहा है आपका। इसके अलावा क्या हो रहा है, एक्टिवेट पोटेशियम आउट चैनल, पोटेशियम आउट चैनल ये देख सकते हैं, अब ये है 8 नंबर, है ना, पोटेशियम जो है वो बाहर आना शुरू हो गया। ठीक है, पोटेशियम को जनरली अंदर आना था, जब अब स्टोमेटा कंडीशन आप देखोगे कैसे स्टोमेटा ओपन होता है, तो पोटेशियम अंदर जाता है और सोडियम जनरली बाहर आता है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जब स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो पोटेशियम जो है वो बाहर आना शुरू हो गया। ठीक है, अब पोटेशियम बाहर आना शुरू हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका स्टोमेटा जो है वो क्लोज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। लास्ट में क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन anions to be released across the plasma membrane and are first released from the vacuole to the cytosol। ठीक है, वैक्यूल से साइटोसोल में जो है वो सबसे पहले रिलीज होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पोटेशियम जो वैक्यूल में है वो भी साइटोसोल में रिलीज हुआ है, और फिर ये साइटोसोल से आपका जो है बाहर आ गया। ठीक है, और स्टोमेटा आपका क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। समझ आया कहानी? आपको पॉइंट वाइज जो है बस वो ये याद रखना है। कुछ डाउट है तो पूछो, फिर एक बार मैं समरी बता दूंगा आपको। समझ आया? सर इस पाथवे को फिर से एक बार बताइए ना। अभी मैं शॉर्ट में समरी बता रहा हूँ। देखो, आपको जो जो पॉइंट याद रखना है मैं उसको आपको रिपीट करवा रहा हूँ। आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ए बी ए जो है वो जब रिसेप्टर से बाइंड करता है तो क्या करता है। ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद सबसे पहला क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन जनरेट होता है, .2 जो इसमें लेवल है। ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो वो जनरेट होता है। ठीक है, अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करता है, ये करता है कैल्शियम आयन को जो है वो अंदर आने के लिए हेल्प करता है। समझ आ रहा है? अभी हम ये रॉस पाथवे में है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो कैल्शियम आयन क्या होगा, कैल्शियम आयन का लेवल जो है वो साइटोसोल में बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ेगा क्या होगा, ये पोटेशियम आयन चैनल को अंदर आने के लिए इनिबिट करेगा। दिख रहा है यहाँ पर इनिबिशन का सिंबल है, तो ये पोटेशियम आयन को क्या हो रहा, अंदर आना था, बट कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या कर रहा है, ये पोटेशियम चैनल को जो है ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दिया है, उसके बाद क्या कर रहा है, ये क्लोराइड आयन को बाहर भेज रहा है। कहाँ से, वैक्यूल से। तो क्लोराइड आयन जो है वैक्यूल से बाहर साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है,
तो क्लोराइड आयन की वजह से क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन जो है ना वो डिपोलराइज्ड हो गया। ठीक है, डिपोलराइज्ड होने की वजह से क्या हो गया, जो पोटेशियम आयन आयन जो चैनल है वो उसको बाहर जाना पड़ रहा है। समझ आ रहा है? तो पोटेशियम को जो अंदर जाना था वो अब बाहर चला गया, तो पोटेशियम बाहर चला गया तो स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये आपको याद रखना है। अब IP3 पाथवे में क्या हो रहा है, एंड सी एडीपी पीआर पाथवे में, इसमें भी जैसे आपका देखो पहला पॉइंट, एब्सिसिक एसिड बाइंड के रिसेप्टर से इसमें साइक्लिक एडीपी पीआर और IP3 जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं, और ये क्या कर रहे हैं आपका, ये भी कैल्शियम आयन को क्या करवा रहे हैं, अंदर आने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, वैक्यूल में भी कैल्शियम आयन है, उसको वो भी साइटोप्लाज्म में आ रहा है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम आयन है उसके ज्यादा अमाउंट में होने की वजह से क्या होता है, जो साइटोसोल का पीएच है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो साइटोसोल का पीएच बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जो एटीपी ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, एटीपी ट्रांसपोर्टर जो हम बोलते हैं या प्रोटॉन पंप बोलते हैं इसको, प्रोटॉन पंप जो है वो क्या होता है, वो इनिबिट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। समझ आ रहा है? प्रोटॉन पंप भी ब्लॉक हो गया, और तो ये दो काम करता है, साइटोसोल जो भी कैल्शियम आयन भी प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करता है, और पीएच इंक्रीज होने की वजह से भी प्रोटॉन पंप जो है आपका ब्लॉक होता है। समझ आया? इसकी दोनों की वजह से क्या होता है, आपका जो आपका कैल्शियम आयन चैनल है वो जो है आपका इस प्रोटॉन ये सॉरी पोटेशियम जो है के प्लस जो है वो जो है आपका बाहर निकल जाता है, और जब के प्लस बाहर निकल जाएगा तो आपका स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है, रॉस का प्रोडक्शन होगा, कैल्शियम आयन चैनल का लेवल बढ़ेगा, क्लोराइड आयन जो है वो डिपोलराइज्ड कराएगा, और क्लोराइड आयन जब डिपोलराइज्ड कराएगा तो पोटेशियम आयन के प्लस जो है वो बाहर चला जाएगा। समझ आ रहा है? ये आपको 4 चीजें याद रखना है। और इसके बाद पांचवा आपका पीएच का लेवल बढ़ेगा, पीएच का लेवल बढ़ेगा तो आपका जो प्रोटॉन पंप है वो इनिबिट हो जाएगा। ठीक है, उससे भी आपका क्या होगा, जो पोटेशियम प्लस जो है वो भी आपका बाहर निकल जाएगा और स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाएगा। समझ आ रहा है? इतना आपको याद रखना। ये जो पॉइंट दिया है ना 1 to 9, इसको कॉपी में लिख लेना, ये पूरा वही फिनोमेना है जो अभी एक्सप्लेन किया, पूरा वही है। तो इसको एक बार आप लोग कॉपी में नोट्स बना लेना, इसको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस जो पॉइंट जो है उसको लिख लेना। समझ आया? यस यस सर। यस सर। ठीक है, ये भी वही डायग्राम है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से रिलेटेड मेरे को 2 ही मिले हैं, अभी और ढूंढना पड़ेगा। इसका जल्दी जल्दी आंसर बताओ। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। एक एक करके बताओ। पहले नंबर को पहला बताओ, समझ आएगा ये वाला। दूसरा तो इजी है, दूसरा तो कुछ नहीं बचा इसमें, इसको पहला दे दो, ये वाला आपको दूसरा दे दो। पहला क्या बोल रहा क्वेश्चन, समझ आया? बताओ। सर का क्वेश्चन समझाते थे। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है रिगार्डिंग सीड जर्मिनेशन, जो सीड जर्मिनेशन होता है वाइल्ड टाइप, मतलब नेचुरल तरीके से जो जो सीड जर्मिनेशन होता है प्लांट में, उसमें कौन सा, जो नीचे जो स्टेप्स दिए हुए हैं है ना, नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें से कौन सा गलत है ये पूछा है। ठीक है, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो और आपको इसका सीड सीड जनरेशन सेक- के बारे में आपको पता होना चाहिए, बस यही है कहानी। सर इसका सेकंड ऑप्शन बस मेरे को थोड़ा सा अलग, मतलब करेक्ट नहीं है ऐसा लग हाँ, रहा है कि सभी करेक्ट लग रहे हैं। आपको नॉट करेक्ट ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, यस सर, और वो कोई मैं बताओ। ठीक है, एक सेकंड बोल रही है और दूसरा बताओ, बाकी और कोई। महेंद्र, मोहन, अनुराधा। तो पढ़ा है आपने, सब पढ़ा है। इसमें जिब्रेलिक एसिड वाला थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, और एब्सिसिक एसिड का आपने जो पढ़ा है वही चाहिए बस। सेकंड ऑप्शन।
बाकी लोग बताओ। सर 2 होगा, नॉट टू करेक्ट। टू जो है वो करेक्ट नहीं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना? तो ठीक है, देख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, लो एबीए एंड हाई बायोएक्टिव जीए, जीए मतलब जिबरेलिक एसिड, ठीक है, कैन ब्रेक सीड डोरमेंसी। सही हो रहा है, नहीं बोल रहा है क्या? ये सही है कि गलत है, पहला पॉइंट? सर फर्स्ट सही है। देखो सही है कि लो सही एबीए है बोल सर। रहा है ना, लो एबीए मतलब ठीक है, वो डोरमेंट क्रिएट नहीं करेगा, और हाई एब्सिसिक, हाई जिबरेलिक एसिड है, मतलब यस। जर्मिनेशन होगा। तो सीड डोरमेंसी तो ब्रेक ही हो रहा है दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, अगर हाई एबीए बोलता है तो सब तब सीड डोरमेंसी होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लो एबीए बोल रहा है मतलब वो डोरमेंट नहीं रहेगा, और जिबरेलिक एसिड भी ज्यादा दे रहे हैं मतलब वो जर्मिनेशन करेगा। समझ आ रहा है? उसके बाद लाइट, सेकंड बोल रहा है कि लाइट अकम्पेन्ड विद द हाई टेम्परेचर कैन ब्रेक सीड डोरमेंसी, ठीक है। तो देखो ये लाइट, ये कंडीशन क्या बोल रहा है, ऑप्शन ये बोल रहा है कि लाइट अगर हम ज्यादा देते हैं हाई टेम्परेचर का, तो सीड जो डोरमेंसी वो ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, जो ड्राई सीड है, जो डोरमेंट कंडीशन में है, वो लाइट देने से जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। समझ आ रहा है? तो एज सच ऐसा कुछ होता नहीं, थोड़ा बहुत लाइट का फर्क पड़ता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि जनरली ऐसा होगा तो सब सीड जो है वो लाइट में क्या करेंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे। समझ आ रहा है? और जिबरेलिक एसिड या एब्सिसिक एसिड या जो भी आपके हार्मोन्स है, केमिकल है, उसका ऐसा कोई जरूरत पड़ेगा नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि आप धूप में रख दोगे, धूप में रखने से वो सीड जो है वो सेट से जर्मिनेशन हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो लाइट की जरूरत तो पड़ती ही है, बट डोरमेंसी में जो है उसका एज सच रोल नहीं है। प्लांट के ग्रोथ में जनरली रोल रहता है, बट डोरमेंसी ब्रेक करने में लाइट का ऐसा कोई रोल नहीं है। समझ आ रहा है? थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, जी ये इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन सीरियल ग्रेन्स, तो ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है, वही ये पूरा जो जिब्रेलिक एसिड करता है एल्यूरोन लेयर वाला, तो ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। देन डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड स्टोरेज प्रोटीन प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड एनर्जी टू सपोर्ट द सीडलिंग ग्रोथ, ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा है, ये वही वाला फंडा है कि जो आपका एल्यूरोन लेयर से कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जब डिग्रेड होता है तो उसको न्यूट्रिशन मिलता है और सीड जो है वो ग्रोथ होता है। समझ आ रहा है? तो फर्स्ट सेकेंड एंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट है, और आपको नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट आपका जो है वो कौन सा है, सेकेंड है, ठीक है। अगर आपको सेकंड के बारे में नहीं पता है तो आपको फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तो आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको कौन सा सही है ये तो समझ आ ही जाएगा, तो आप कौन सा सही नहीं है उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ जल्दी से। क्वेश्चन को समझो, ऑप्शन देके तो आप बता दो क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है, पहले मेरे क्वेश्चन का बताओ कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। सर वो सीड जर्मिनेशन लेट से होगा बोल रहे, तो कौन से हार्मोन को ऐड करने पे तो ये एबिसिसिक एसिड आ सकता है ऐसा लग रहा है। वही हाँ, गवर्नमेंट ने कर रहा था। साथियों को समझ आया क्वेश्चन? सर एक बार बताइए ना क्वेश्चन। देखो एमएस प्लेट का क्या है सर? एमएस प्लेट समझ में नहीं आ रहा है। एमएस प्लेट कहाँ है एमएस प्लेट, ये मोराइसिस स्कूप मीडिया। आप लोग सब एमएससी क्या वाले हैं, बॉटनी वाले हैं, बायोटेक वाले हैं, माइक्रो वाले हैं? कौन बॉटनी वाला है या कौन बायोटेक वाला है? कितने लोग हैं बायोटेक वाले, कोई है? महेंद्र पटेल सर, बॉटनी। बॉटनी वाले है ना? जी सर। बायोटेक वाला कोई है? सर मैं तो माइक्रो वाली हूँ। माइक्रो में तो ठीक है, प्लांट टिश्यू शायद ही करे होंगे। बॉटनी में प्लांट टिश्यू कल्चर किए हैं महेंद्र जी? उसमें आता है प्लांट बायोटेक? नहीं किए हैं सर। ठीक है, तो सिलेबस में था, पढ़े थे क्या प्लांट बायोटेक? हाँ सर। तो प्लांट बायोटेक में जब आपने पढ़ा होगा टिश्यू कल्चर, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, जो प्लांट को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है,
प्लांट को ग्रो कराने के लिए जो मीडिया यूज होता है उस मीडिया का नाम एमएस मीडिया होता है, समझ आ रहा है? वो एमएस का पूरा नाम क्या है? मुरेशी एंड स्कूग मीडिया। ये साइंटिस्ट का नाम है मुरेशी, दो साइंटिस्ट है मुरेशी एंड स्कूग। अभी मैंने आपको साइटोकाइन में पढ़ाया भी था ना, साइटोकाइन में इसका नाम आया था स्कूग ने, है ना। जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं ना उसमें इसी मीडिया का ही यूज किया जाता है। इस मीडिया के अलावा उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, हार्मोन सब रहता है, ठीक है। तो हम जब प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो एमएस मीडिया यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम जब को वही वाला फंड है, शूट ग्रोथ कराना, तो आपको ऑक्सीजन और साइटोकाइन वाला जो है लगाना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग रेशियो में, ठीक है। लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें सीड जर्मिनेशन के बारे में पूछा है कि आप जब इसमें दो है, एक में क्या है, एक में कंट्रोल है। कंट्रोल मतलब जिसमें आपने कोई हार्मोन नहीं डाला है, ठीक है, ये सी फॉर कंट्रोल है, ठीक है, और टी फॉर टेस्ट है। तो आपने दो ट्यूब लगाया है, ठीक है, दो ट्यूब या दो प्लेट लगाया है, दोनों में एमएस मीडिया है। कंट्रोल में आप क्या कर रहे हैं, कोई हार्मोन नहीं डाल रहे हैं, समझ आ रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है ये एमएस प्लेट विदाउट हार्मोन, तो विदाउट हार्मोन आपका क्या हो गया, ये कंट्रोल प्लेट हो गया जिसमें आप हार्मोन नहीं डाले हो। और एक में आप क्या कर रहे हो, हार्मोन ऐड किए हो, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया ना, वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सीड वेयर फाउंड टू जर्मिनेट लेट इन द हार्मोन कंटेनिंग मीडिया। समझ आ रहा है कि ये जो टेस्ट वाला है इसमें जो सीड हो रहा है ना वो देर से जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। सीड का जो जर्मिनेशन है उसमें टाइम लग रहा है। सपोज नॉर्मली आपको 2 दिन में हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 दिन में जो है ये नहीं हो रहा है, ये 4 से 5 दिन ले रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, समझ आ रहा है? तो वही ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा जो हो रहा है वो कौन से हार्मोन की वजह से हुआ होगा या हो रहा है, ऐसा वो पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन है। समझ आया क्वेश्चन? कि दो प्लेट लगा हुआ है, कंट्रोल एंड टेस्ट। कंट्रोल में जो है हार्मोन नहीं है, और जो टेस्ट वाला है उसमें जर्मिनेशन जो है वो देर से हो रहा है। तो कौन सा उसमें हार्मोन है जिसकी वजह से जर्मिनेशन देर से हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो आपका नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन में बता दो मेरे को अब क्या आंसर हो सकता है। 1 2 3 4 करके है। सर 4 एब्सिसिक एसिड। देखो सीड ऑक्सीजन के बारे में हमने सीड जर्मिनेशन अभी तक पढ़ा क्या, कि ऑक्सीजन सीड जर्मिनेशन करवाता है, ऐसा पढ़ा क्या हमने अभी तक? नहीं सर। तो ये सीड जर्मिनेशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है कि सीड जर्मिनेशन के बारे में पूछा क्वेश्चन में, ठीक है। साइटोकाइन में आपने पढ़ा है क्या सीड जर्मिनेशन? ये नो। सेल को ग्रो कराता है, वो साइट वो अलग अलग काम है, लेकिन ये सीड जर्मिनेशन आपने इसमें भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। और जैस्मोनिक एसिड भी मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, बट जो सबसे पहली क्लास है उसमें मैंने बताया था जैस्मोनिक एसिड का क्या फंक्शन है, ठीक है। बट सीड डिफेंस वाला काम है इसका, बट सीड जर्मिनेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, समझ आ रहा है? तो ये आपको तीनों हट गए। अब बचा एक एब्सिसिक एसिड, ठीक है। सीड जर्मिनेशन से आपको दो ही चीज याद रखना है, जिब्रेलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो जिब्रेलिक एसिड तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर आपका जैस्मोनिक की जगह कहीं और जिब्रेलिक एसिड भी दे देता, तो आप इसमें आंसर क्या होता बताओ तो मेरे को। मैं जैस्मोनिक को हटा के जो है जिब्रेलिक एसिड डाल दिया ऑप्शन में, जैस्मोनिक हट गया, तो अब आंसर क्या होता? तो भी एब्सिसिक होता सर, क्योंकि जिब्रेलिक तो तुरंत सीड सीड को जर्मिनेट करने में मदद करता है। अब एब्सिसिक एसिड धीरे धीरे लेट से करता है ना डोरमेंसी। हाँ, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। तो आपका इसमें जो कंडीशन दिया है ना कि जो जर्मिनेशन जो लेट हो रहा है, तो उसका जो सही आंसर आपका एब्सिसिक एसिड है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि जो एब्सिसिक एसिड है वो सीड डोरमेंट डोरमेंट कंडीशन में ले जाता है। डोरमेंट कराएगा मतलब जर्मिनेशन वो नहीं कराएगा, समझ आ रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। तो आपको नॉलेज लगभग पूरा रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो अलग अलग कंडीशन में बना के देता है। इसलिए आप लोग जो जितना पढ़े ना उसको सटीक पढ़े रहो, और आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन हो तो ऑप्शन देख के भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। एक आध दिन कभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, कि एलिमिनेशन तरीका भी होता है, कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, या कैसे आपको 2 में से या 3 में से सेलेक्ट करना है, वो कभी बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन था ना ऐसा ही था कि आपको जिसके बारे में नहीं पता उसको हटा दो, जिसके बारे में आपको पता है उसके साथ आप आगे जाए चेक कर सकते हो कि ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आंसर आपका एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। तो इसके और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये आपका एब्सिसिक एसिड खत्म हो गया, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन याद रखना है, मेन आपको फंक्शन याद रखना है, और बायोसिंथेसिस, ठीक है।
फंक्शन में आपका वही स्टोमेटा क्लोज वाला आ जाएगा, और आपका जो छोटे मोटे फंक्शन है वो आपको याद रखना है, और बायोसिंथेसिस एब्सिसिक एसिड का। एब्सिसिक एसिड आपका ये खत्म हो गया है ना, ठीक है। यस और सर। कुछ पूछना है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। यस सर। और जो नए स्टूडेंट है मैं उनको उसमें दूसरे ग्रुप में वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मैं वीडियो भेजते जा रहा हूँ, उसको देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? जो नए स्टूडेंट हैं, महेंद्र यस सर। महेंद्र मोहन बात कर मुझे, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वीडियो देखते रहो, ठीक है। उसका मैं जो क्लास लूंगा तो वो आप वीडियो आप देखे रहोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, ठीक है। फिर जी जो भी सर। डाउट होगा उससे मैं पूछना, तो इसलिए मैं उसको हर 2 दिन में उसको 2 वीडियो भेजते जा रहा हूँ, उसको देखते जाओ तो साथ में वो भी आपका कवर होते जाएगा, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे ना। यस सर। यस सर। ओके ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ठीक है, बाय।